नमस्कारम साथियों। आज मैं व्यावसायिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जो 10th और 11th क्लास में हैं, उन सभी के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनकी BFSI ट्रेड है, बैंकिंग सेक्टर है जिनका, उनके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 16 पर्सन दिए थे, आज उनसे आगे स्टार्ट करते हैं हम। पहला पर्सन है, एक बैंक कौन कौन सी सुविधाएँ देता है। पिछले जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था कि बैंक क्या होता है, बैंक के कार्य क्या होते हैं मेनली। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि बैंक हमें कौन कौन सी सुविधाएं देता है। तो इसका आंसर है, देखो, आप पहले बैंक में जाते हो, जमा करवा सकते हो, पैसे जमा करा सकते हो, वह पैसा निकाल सकते हो। इसके अलावा बैंक हमें कार्ड की सुविधा भी देता है, जैसे कि डेबिट कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है, इन सब की सुविधा भी हमें बैंक देता है। इसके साथ साथ हमें बैंक ई बैंकिंग की सुविधा भी देता है। ई बैंकिंग क्या होता है, जैसे आपका फ़ोन पे हो रहा है, अभी पेटीएम चल रहा है, गूगल पे है, ये सभी क्या है, ई बैंकिंग के उदाहरण है। इसके अलावा चेक की सुविधा देता है, चेक बुक हमें उपलब्ध करवाता है। लॉकर की सुविधा देता है, लॉकर जैसे आपका कोई कीमती सामान है, अत्यधिक मूल्यवान सामान है, उसे आप बैंक में लॉकर के अंदर रख सकते हैं सुरक्षित। इसके अलावा अन्य और हमें सेवाएं देता है बैंक। तो देखिए, प्रश्न था हमारा, बैंक हमें कौन कौन सी सुविधाएं देता है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास, जमा स्वीकार करता है और हमें पैसे निकालने की सुविधा देता है। दूसरा ऑप्शन हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा हमें ई बैंकिंग की सुविधा देता है, चेक बुक की सुविधा देता है और लॉकर की सुविधा देता है। इनके अलावा भी बहुत सारी अपने को बैंक सुविधा देता है आज के टाइम में। अब देखिए सेकंड पर्सन, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है और इसे कौन देता है। देखिए, नाम ही है डिमांड। तो ये देखिए, ये एक आदेश होता है जो एक बैंक अन्य अपनी शाखा को देता है। जो अन्य बैंक से संबंधित जो भी शाखा होती है उसे वो दे सकता है। जैसे मान लो बैंक को पैसे चाहिए, बैंक के पैसे ख़त्म हो गए, उसे अपनी बड़ी जो शाखा है, उससे बड़ी शाखा है, उससे पैसे लेने हैं, तो वह क्या देगा, डिमांड देगा। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक आदेश होता है एक प्रकार का, जो एक बैंक अपनी छोटी शाखाओं को या बड़ी शाखाओं को देता है अक्सर। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, ई बैंकिंग किसे कहते हैं। अब ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है। तो ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उस बैंकिंग को कहते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या, आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास पीसी है, अपना कंप्यूटर लैपटॉप है आपके पास, वहीं से बैठे बैठे आप पूरा बैंक का काम कर पा रहे हो। तो ये क्या है, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और इसे हम क्या कहेंगे, ई बैंकिंग कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा आप जो भी बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा उठा पा रहे हो या बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पा रहे हो, उन्हें हम ई बैंकिंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। जैसे कि SBI बैंक ने अभी यूनो दे रखा है, YONO, यूनो दे रखा है। अब यूनो की ऐसी सर्विस है जिसमें आपको SBI बैंक में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप यूनो से घर बैठे बैठे पैसे निकाल सकते हो, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, हर काम आप वहीं से कर सकते हैं। तो उन्हें हम कह सकते हैं ई बैंकिंग। और वैसे भी आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो आपके मोबाइल से चल रही है, कंप्यूटर से चल रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बैंक का जो सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक का यही लाभ है कि बैंक आपको 24 घंटे 365 दिन 24 घंटे 365 दिन सेवाएं देता है। इसमें आपको ये नहीं कहेगा कि आज संडे है तो संडे की छुट्टी रहेगी, या फिर आज ये हमारे त्यौहार है या जो भी है आपके, यानी कि छुट्टी का कोई इशू नहीं है। तो ई बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आप 24 घंटे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी। जैसे आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग का पेमेंट ई बैंकिंग से कर सकते हैं। आपको कोई सामान ऑर्डर करना है तो आप सामान ऑर्डर कर सकते हैं ई बैंकिंग के माध्यम से। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, UPI, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए, इसके बाद में ग्राहक मोबाइल फ़ोन के द्वारा घर दफ्तर की यात्रा के दौरान कभी भी सेवाएं प्राप्त कर सकता है, ये मैंने बता ही दिया आपको भी। इसके बाद में पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन कार्य हो जाता है। जैसे कि आप फ़ोनपे के माध्यम से किसी को पेमेंट कर रहे हो या किसी से पेमेंट प्राप्त कर रहे हो, किसी को दे रहे हो पेमेंट या किसी से ले रहे हो पेमेंट, तो उसकी फ़ोनपे में हिस्ट्री रहती है। तो अपने पास क्या हुआ, लेन देन का अभिलेखन हो गया, यानी कि लेन देन का आपके पास रिकॉर्ड है पूरा,
उसमें कोई भी आपको झुठला नहीं सकता कि आपने पैसे दिए नहीं थे या मैंने आपसे लिए नहीं थे। ना आपको लिखने की ज़रूरत पड़ी उसके अंदर, यानी कि फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, ऐप है, उससे आप क्या कर सकते हो, लेन देन का अभिलेखन कर सकते हैं आप। तो ये क्या करता है, हमें वित्तीय अनुशासन भी देता है। तो देखिए मेन इसके क्या प्रॉफिट अपने पास 24 घंटे अपनी सेवाएं मिल सकती हैं। ग्राहक मोबाइल के द्वारा घर में, यात्रा करते समय, ऑफिस में कहीं भी सेवा प्राप्त कर सकता है और लेन देन का अभिलेखन का कार्य भी अपने आप इसमें हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आरटीजीएस क्या है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। आरटीजीएस के से माध्यम से अपन क्या कार्य कर सकते हैं, इससे हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये याद कर लेना आप अच्छे से, आपसे पूछ सकता है 1 नंबर का प्रश्न कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेफ्ट क्या है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट की फुल फॉर्म है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यह एक भुगतान प्रणाली है जिसके द्वारा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ एक ही है ये, बट इनमें कुछ अंतर होता है, जैसे राशि का अंतर है इनमें और एक टाइम का अंतर होता है कि कितने टाइम के लिए होता है आरटीजीएस या ये जो नेफ्ट होता है वो कितने टाइम के लिए कर सकते हैं हम, और इनकी जो पेमेंट का होता है न्यूनतम बैलेंस क्या होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, उसका अंतर है। तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा पूरा आपको। अभी तो आप एक बार नॉर्मली देख लीजिए, फिर विस्तार से इनका नेफ्ट का और आरटीजीएस का आपको विस्तार से इन प्रश्नों का आपको आंसर मिल जाएगा अंतर के आधार के अनुसार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS क्या है। IMPS जिसमें जल्दी से हम पेमेंट का जो पैसा होता है उसका भुगतान कर सके। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएटली पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म है तत्काल भुगतान सेवा के लिए एक छोटी सेवा है जिसके माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ ही मिनटों में पैसे भेज सकता है। तो ये तो अलग ही हो गया, आरटीजीएस से भी अलग है और नेफ्ट से भी अलग है। IMPS में क्या होता है, इमीडिएटली आपका पैसा मात्र कुछ मिनटों में ही आपका पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना आप, इनकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड यानी कि IFSC। आपने देखा होगा आपकी जो बैंक की डायरी है उसमें IFSC कोड होगा, जो ऐसे जैसे मान लो आपका बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक है तो ऐसे शुरू में आ रहा होगा BAR, या SBI बैंक है तो ऐसे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ IFSC में SBIN, फिर आगे 00 कोड ऐसे होगा, कैपिटल के अंदर आ रहे पूरे अक्षर, इस टाइप से आते हैं IFSC कोड। ये क्या होते हैं, देखिए भारतीय वित्तीय प्रणाली संख्या IFSC की फुल फॉर्म है भारतीय वित्तीय प्रणाली संख्या। एक एल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। IFSC कोड बैंक के आधार पर पासबुक या चेकबुक पर स्थित हो सकता है। किसी चेक को भुनाने का मतलब होता है जब आप चेक को लेकर जाते हो कि हमारे पास ये चेक है और हमें इसका पेमेंट लेना है हमारे खाते में, उसको बोलते हैं भुनाना। चेक को क्लियर करवाना इसका मतलब होता है भुनाना। चेक को भुनाने से पहले उसकी वैधता को सत्यापित करने के लिए कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी CRT कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। उनके पास एक मशीन होती है, उस मशीन का नाम होता है CRT मशीन। उस मशीन से उसको स्कैन करते हैं IFSC कोड को, तो उसमें पूरी बैंक से संबंधित जितनी भी डिटेल है अपने पास वो उसमें आ जाती है पूरी की पूरी स्कैनिंग के माध्यम से। और स्कैन करने के लिए मशीन का यूज किया जाता है, वो होती है आपकी कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। देखिए IFSC कोड क्या होता है, यह एक ऐसा कोड है जिसके फुल फॉर्म है आपके पास भारतीय वित्तीय प्रणाली संस्था। भारतीय वित्तीय प्रणाली संख्या होती है जो एक एल्फान्यूमेरिक कोड होता है और भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के संबंधित इसका उपयोग किया जाता है। IFSC कोड पासबुक या चेकबुक पे आपके हो सकता है, पासबुक या चेकबुक पे होता है आपके, होता ही है।
और जब आप चेक क्लियर करते हो या पेमेंट प्राप्त करते हैं तो आपका IFSC कोड एक बार चेक किया जाता है, वो भी CRT मशीन के माध्यम से, जिससे बैंक की संबंधित सभी डिटेल आपके पास उपस्थित हो जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग क्या है। फिशिंग एक हमला है, यानी एक अटैक आपके कंप्यूटर के ऊपर, यानी फिशिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। ये एक मान लो एक तरीके का वायरस है ये। देखिए फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं। देखिए क्या है, हैकर्स के द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट बनाते हैं वो लोग। हैकर्स कंप्यूटर पे इंटरनेट पे आपके क्या करते हैं, नकली वेबसाइट बनाते हैं और उसे फिर ईमेल के माध्यम से या तो नकली वेबसाइट मिल जाए आपको, या क्या करेंगे वो ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को क्या कहते हैं, हम फिशिंग कहते हैं। तो आपके पास मैं यही कहूँगा कि आपके पास जो भी मैसेज वगैरह आते हैं उनमें कोई भी लिंक आ रहा है आपके पास, तो उस पर क्लिक ना किया करें आप, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जो मोबाइल के अंदर जो भी डाटा है उन्हें आप हैकर्स के साथ शेयर कर देते हैं और हैकर्स को आप अनुमति दे देते हैं, वहाँ पे परमिशन अलॉट कर देते हैं कि आप हमारे मोबाइल को चेक कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप किसी भी ऐसी वेबसाइट जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है और कोई भी ऐसा लिंक जो आपके लिए अज्ञात है उन पे आप क्लिक ना किया करें, नहीं तो आपको फिर फिशिंग अटैक का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए सुविधापूर्वक नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग के क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। तो ई बैंकिंग की देखो, अब हानियाँ पहले हमने लाभ देखे थे कि 24 घंटे में सेवाएं मिलती है, 365 दिन चालू रहता है, कहीं भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ जोखिम भी है। तो जोखिम देखो क्या है, जालसाज नकली वेबसाइट के लिंक के साथ ईमेल के साथ भेजते हैं, यानी कि आपके ईमेल के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के अंदर आपके क्या आता है, लिंक आता है कोई भी, जो हूबहू बैंक की मूल वेबसाइट की तरह डिज़ाइन किए जाते हैं। जो लिंक आता है वो कहाँ से आता है, बैंक की तरह ही आपके जीमेल बनाई होती है, वहाँ से आपके पास वह लिंक आता है। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लॉगिन करते समय आपको URL में HTTPS चेक करना चाहिए और सुनिश्चित करनी चाहिए कि वेबसाइट आपकी सही है। देखिए इसमें एक अच्छी चीज़ है, वो चीज़ आपकी ये बता रखा है ई बैंकिंग के जो अपने नुकसान है वो क्या क्या है। तो ई बैंकिंग का नुकसान यही है कि कोई भी वेबसाइट आती है उसका लिंक आपके पास आता है तो वह एक वैध जीमेल होती है, जो आपके पास अप्रूव जीमेल होती है, उसके समान ही दूसरी डुप्लीकेट जीमेल बनाई जाती है जिसमें कुछ अक्सर माइनर सी चेंज होते हैं, उसमें वो चेंज करके आपके पास ईमेल भेजी जाती है और उस ईमेल का यूज़ करके आप वहाँ पे लॉगिन करते हो, अपने ID पासवर्ड लगाते हो, वहाँ बैंक से संबंधित जो भी डाटा आपका वो लगाते हो आप वहाँ पे, तो उससे आपकी दिक्कत हो जाती है, यानी कि आपका हैक हो सकता है। तो ऐसे बचने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपका वेबसाइट आती है उसके ऊपर सबसे पहले आपको HTTPS चेक करना है कि HTTPS लिखा हुआ है या नहीं है। जैसे 10th का रिजल्ट आता है तो 10th के रिजल्ट हम लगा देते हैं, RBI से रिजल्ट वगैरह जो भी आप लगाते हैं वो, तो उनकी फिर कुछ वेबसाइट आती है उस हिसाब से हमारे पास। तो उन वेबसाइटों में अगर शुरुआत में HTTPS लिखा हुआ आ रहा है तब तो वह क्या है, एक वेबसाइट आपकी सही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है आपके। HTTPS का अर्थ क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर। S का मतलब क्या होता है, सिक्योर, यानी कि क्या है आपकी ये सुरक्षित है, पूरी की पूरी सिक्योर है आपकी, इस पर कोई इश्यू नहीं होगा आपके। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका URL होता है, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। URL होता है जहाँ पे आप गूगल पे लिखते हो ना, जो भी आप टाइप कर रहे हो गूगल पे, उस स्थान को बोलते हैं हम URL। और HTTPS कोई भी वेबसाइट के लिए बताता है हमें कि ये वेबसाइट सही है या नहीं है। अगर HTTPS लिखा हुआ आ रहा है वेबसाइट से पहले तब तो वो आपकी वेबसाइट एकदम सही है, अगर HTTPS नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आपको उस वेबसाइट पे कभी जाना ही नहीं है। याद रखोगे। तीसरी बात, फिर देखो स्किमिंग क्या है। स्किमिंग भी एक अवैध कार्य होता है जो हैकर्स करते हैं अपने साथ। देखिए इससे कैसे बच सकते हैं हम, या क्या होता है ये। ई बैंकिंग में स्किमिंग के से तात्पर्य क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना है, जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा रहे हैं आपकी और जो उनका यूज़ कर रहे हैं बिना आपको वास्तविकता का पता किए हुए,
तो उन धोखेबाजों की पहचान कर सकते हैं हम स्किमिंग के द्वारा। यह एक अवैध कार्य होता है जो किसी कार्ड धारक से क्रेडिट कार्ड की जानकारी को गुप्त रूप से चोरी के लिए किया जाता है। देखिए, यानी कि मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड है उनका मोबाइल में फ़ोटो रखा ही मत करो। आप उनको रखना ही नहीं है। हमें हमारे जो भी मोबाइल आपका स्मार्टफोन है उसमें रखना ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल आजकल सेफ़ है ही नहीं। तो स्किमिंग से होता क्या है, आपके क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो चुरा ली जाती है, उसकी नकल की जाती है और बाद में उसका गुप्त रूप से यूज भी किया जा सकता है। तो स्किमिंग बोल सकते हैं हम क्रेडिट कार्ड की गुप्त रूप से नकल करना, वह उसकी जानकारी प्राप्त करना क्या होती है, आपकी स्किमिंग होती है। फिर दिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्पूफिंग क्या है। तो स्पूफिंग किसी अज्ञात स्रोत से संचार को ज्ञात विश्वसनीय स्रोत को छिपाने का कार्य करता है। यानी कि अज्ञात स्रोत को क्या करता है, ये जिस आपको कोई वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो, वहाँ पे आप अलग ही वेबसाइट पे चले गए, तो यानी कि आपके पास अलग वेबसाइट आ रही है, दूसरी वेबसाइट अपने आप ला के दे रहा है आपको सामने वाला, और जो आपके सही वेबसाइट थी उसे वहाँ पे छुपा लिया गया। इसके बाद में दे रखा है स्पूफिंग ईमेल, फ़ोन कॉल या वेबसाइटों पर लागू हो सकती है या अधिक तकनीकी हो सकती है, जैसे कंप्यूटर द्वारा आईपी एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ARP का है फुल फॉर्म है, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर को स्पूफ करना। यानी कि उनकी जो स्पीड होती है उसे बहुत ही धीमी कर देता है। ये आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे स्लो कर सकता है। इसके अलावा आपके मोबाइल की स्पीड को स्लो कर सकता है, या फिर आपका प्रोटोकॉल होता है IP एड्रेस उसको ट्रेस कर सकता है। एड्रेस रेजुलेशन जो होता है, रेजुलेशन अपन जो देखने में काम में आता है, जैसे साफ दिखाई दे रहा है, कितने मेगापिक्सल्स में दिखाई दे रहा है, ये रेजुलेशन के अंदर आता है, उसको ट्रेस कर सकता है। इसके अलावा डोमेन नेम जो सिस्टम होता है DNS जो बोलते हैं हम, डोमेन नेम सिस्टम DNS, उसे भी क्या कर सकता है, आपका स्लो कर सकता है और कोई भी वेबसाइट बहुत धीरे धीरे चलेगी, आपका कंप्यूटर बहुत स्लोली काम करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ईमेल्स, फ़ोन कॉल और वेबसाइट पर लागू होती है ये, और हमें कोई भी अज्ञात स्रोत को, जहाँ से कोई वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है आपके पास, वैलिड ईमेल नहीं है, तो वहाँ से कोई भी मैसेज आ रहा है तो उसे ओपन नहीं करना आपको। इससे बचने का यही उपाय है सीधा सा। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है बैंक लॉकर से आप क्या समझते हैं। बैंक लॉकर मैंने पहले बताया था, अभी सेकंड थर्ड पर्सन में आया था। बहुत सारे बैंकों की तरफ से लॉकर की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस लॉकर में लोग अपनी ज़रूरी कागजात या ज्वेलरी या कोई दूसरा ऐसा सामान रखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा सुरक्षितता की ज़रूरत होती है। इसी के चलते इसे सेफ डिपॉजिट लॉकर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, सेफ डिपॉजिट लॉकर। लॉकर क्या होता है, बैंक लॉकर, जिसमें आप अपनी कीमती कागजात, जेवराती, कोई दूसरा ऐसा सामान रखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और इसे क्या कहा जाता है, सेफ डिपॉजिट लॉकर भी कहा जाता है। भाई घर में आपके चोरी हो सकते हैं, आग लग सकती है, लेकिन आप बैंक में जब रखते हो बैंक लॉकर के अंदर, तो वहाँ वह सुरक्षित है और उसमें आपके कोई इंपॉर्टेंट कागजात हो सकते हैं, ज्वेलरी का आइटम हो सकता है, या कोई दूसरा ऐसा सामान जो कीमती हो जिसको अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता की ज़रूरत है, तो उसे आप रख सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं सेफ डिपॉजिट लॉकर या बैंक लॉकर कहा जाता है उसे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक का दूसरा नाम आपका RBI, सेंट्रल बैंक हो गया आपका, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, और व्यापारिक बैंक में आपके पास सब बैंक आते हैं। RBI को छोड़ करके जितने भी बैंक है वो सब किस में आ रहे हैं, आपके व्यापारिक बैंक में आते हैं। तो इनमें क्या अंतर होता है, देखिए RBI बैंक होता है तो वो तो बैंकों का मालिक होता है। RBI बैंक क्या है, आपके पूरे जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उनका सबका मालिक है। तो यहाँ पे अंतर के आधार के अनुसार यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो देखते हैं हम, पहला पॉइंट आधार का पॉइंट है स्वरूप, कि इनका स्वरूप कैसा होता है। तो पहले हम केंद्रीय बैंक की बात करते हैं। यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है, इसलिए इसकी संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण होती है। यानी कि सबसे बड़ा बैंक देश का कौन सा बैंक है, आपका केंद्रीय बैंक या RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी बैंक की सभी बैंकों पर क्या होती है, कमांड होती है, नियंत्रण रहता है इसी बैंक का। फिर देखिए व्यापारिक बैंक का स्वरूप कैसा होता है। व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा व साख में लेन देन करती है, वह केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करती है। यानी एक तो जो व्यापारिक बैंक होता है वो क्या करेगा, आपके लिए केंद्रीय बैंक की जो भी नियम और नीतियाँ होंगी उन्हें अपनाएगा, और दूसरा व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना,
और आरबीआई बैंक क्या करता है, आम नागरिक के हितों की रक्षा करता है आरबीआई बैंक। जबकि व्यापारिक बैंक का एक ही टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं हम। फिर देखिए दूसरा दे रखा है उद्देश्य के आधार पर इनमें क्या अंतर है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना न हो करके जनहित होता है। लाभ कमाना इनके लिए गौण उद्देश्य होता है, यानी लाभ आए तो आए, ना आए तो ना आए। सेकंड उद्देश्य होता है लाभ, तो फर्स्ट इनका उद्देश्य होता है जनहित का। कौन सा उद्देश्य होता है आरबीआई बैंक का उद्देश्य? जनहित। केंद्रीय बैंक जनहित में कार्य करता है। और व्यापारिक जो बैंक होते हैं उनका मेन टारगेट होता है लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। फिर देखिए स्वामित्व के आधार पर केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था होती है, पूरी की पूरी सरकारी है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट है केंद्रीय बैंक आपका। जबकि व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। इसमें प्राइवेट बैंक भी आ सकते हैं आपके और गवर्नमेंट बैंक भी आ सकते हैं। जैसे कि एयू बैंक हो गया आपका, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब क्या है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब आपके प्राइवेट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक क्या आपके पीएनबी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक, ये सब क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। तो इसमें गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। जबकि केंद्रीय बैंक तो आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट होता है। फिर देखिए प्रतियोगिता, कंपटीशन के आधार पे केंद्रीय बैंक तो किसी से कंपटीशन करता ही नहीं है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं करता। जबकि व्यापारिक बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आपसी जो व्यापारिक बैंक होते हैं, अन्य जो बैंक होते हैं, उनसे क्या करता है, प्रतियोगिता करते हैं। समझ में आया आपको? भाई आरबीआई बैंक को तो करने की जरूरत है ही नहीं, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई बैंक है अपने पास, केंद्रीय बैंक आपका। इसके अलावा व्यापारिक बैंक आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये सभी पर्सन समझ में आए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहें व चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जो भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे वीडियो को शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन और होंगे। मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल जो अपनी सर्विस है, इसके अलावा बीमा सर्विस है, तो BFSI ट्रेड वालों से यही कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें और जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपके पास उन्हें अच्छे से देखें। धन्यवाद साथियों।